रो जी एच। हम क्या बोले अभी, ध्यान दीजिए, अगर डेंसिटी रो है, हाइट एच पर, अगर यहाँ पर प्रेशर पता करना है, ये वैक्यूम है ऊपर, तो आंसर आएगा एच रो जी। ठीक, अब सेकेंड केस लेते हैं। हम उसके ऊपर प्रेशर लगाया, अभी तो वैक्यूम होने के वजह से एयर नहीं था, कोई ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ रहा था। अब हम एयर ला दिए, मतलब उसके ऊपर अब एयर आ गया, तो क्या यहाँ पर जो प्रेशर नहीं लग रहा था एक्स्ट्रा कोई बाहरी वाला, वो अब एयर आने की वजह से क्या पी नॉट प्रेशर लगने लगेगा? अगर उसके ऊपर एयर आ गया, वैक्यूम की जगह एयर आ गया, तो क्या पी नॉट प्रेशर ऊपर लगने लगेगा? यहाँ तक ठीक है। तो क्या अगर ऊपर पी नॉट प्रेशर लगेगा, तो क्या वही पी नॉट वैल्यू क्या इस पूरे वाटर में मिल जाएगा? हर जगह पी नॉट के वैल्यू से चेंज आने लगेगा, हर जगह वो पी नॉट वैल्यू हर जगह ऐड हो जाएगा। हर प्रेशर, जैसे यहाँ पर प्रेशर जो भी आएगा, अगर पी नॉट ऊपर से लग गया, तो यहाँ पे जो वैक्यूम के केस में प्रेशर था, उस प्रेशर में पी नॉट जुड़ जाएगा। यहाँ पर अगर प्रेशर निकालेंगे, तो वैक्यूम में रहने की वजह से अभी इतना ही था, लेकिन जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, तो वो प्रेशर यहाँ पर भी ट्रांसफर हो जा रहा है। क्या वो प्रेशर इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट जा रहा है क्या? ठीक है। सेकेंड का एग्जाम, इसमें क्या केस लेंगे? पहले तो वैक्यूम था, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट आ गया। अब अगर हम यहीं पर बात करें एच हाइट ए पॉइंट पर, तो पी एच पॉइंट हो जाएगा एच रो जी तो होगा, लेकिन जो यहाँ प्रेशर लगा, वो प्रेशर हर जगह अपने के बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, हर जगह। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वो प्रेशर ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 30 एटीएम प्रेशर है इस समय, तो जैसे ये आएगा, तो ये 31 एटीएम प्रेशर आ जाएगा। मतलब जितना वैल्यू यहाँ पे एक्सटर्नल लगाएंगे, वो पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एयर न रख करके यहाँ पे कोई पिस्टन रख दिया, पिस्टन रख करके उसको हाथ से ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, तो जो पिस्टन का एरिया होगा और जो हम फोर्स लगाएंगे, तो हमारा फोर्स और उस एरिया से डिवाइड करेंगे। हम क्या किए, एयर तो है ही, मान लेते हैं हम एक पिस्टन लाए, पिस्टन को उसके ऊपर से ऐसे ढक दिया, पिस्टन के नीचे पूरा लिक्विड है, अब इस ढक्कन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ से, तो एफ डिवाइडेड बाय इसका एरिया, प्रेशर ये एक्स्ट्रा लग रहा है उस लिक्विड के ऊपर, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर एफ बाई ए लगाए हैं, अब उसमें वो भी जुड़ जाएगा। जितने एक्सटर्नल प्रेशर ऐड करते जाएंगे, वो केवल जहां पर वो लगेगा, केवल वही प्रेशर वो नहीं रहेगा, वो बिखर जाएगा पूरे हर जगह। वो प्रेशर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पास्कल का जो रूल था, जो नियम था, वो यही था कि हम किसी एक पार्ट को भी अगर एक्स्ट्रा प्रेशर दिए, तो वो प्रेशर केवल उसी जगह नहीं रहेगा, वो पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर लिक्विड के ऊपर पिस्टन लगाया, फोर्स लगाया, एरिया है ए, अब यहाँ पर अगर एच साइड नीचे आकर के अगर यहाँ पर हम प्रेशर ए पर जानना चाहें, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एच रो जी, तो था ही, पी नॉट तो था ही, अब ये जो एक्स्ट्रा लगा है ये भी उसी में ऐड हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे पास्कल लॉ क्या होता है, तो क्या बताएंगे? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ
जब हम उस पूरे बॉडी सिस्टम के किसी भी पार्ट पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करें, तो कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो केवल वही एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रुका रहेगा, वो पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। ठीक है, ये इसको अपने भाषा में अच्छे से लिख लीजिए। पास्कल लॉ के हिसाब से अगर पूरे लिक्विड में कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो पूरे वॉल्यूम या लिक्विड में फैल जाएगा, हर जगह कंट्रीब्यूटेड होगा। इस लॉ के हिसाब से क्या बोलेंगे कि अगर किसी क्लोज लिक्विड में किसी भी पार्ट पर, उस क्लोज लिक्विड के किसी भी पार्ट पर अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं तो वो प्रेशर केवल वहीं पर नहीं रहता, वो पूरे लिक्विड में फैल जाता है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहता है वो प्रेशर। उसका सबसे जीता जागता जाना पहचाना ये जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पी नॉट लगा तो पी नॉट ऐड हो गया उसमें, एफ बाई ए लगा तो एफ बाई ए ऐड हो गया उसमें, जितने भी एक्सटर्नल लगे सब ऐड होते हुए। इसको बनाने के लिए कई बार क्यों देखता है भाई, एक बार देख लिया सब अपने हिसाब से बना लीजिए। उसमें खटखट लिखिए, खटखट लिखिए। हो गया, मिटा दें, जल्दी जल्दी लिखिए। तो यहाँ पर एयर है ना, एयर प्लस एक्सटर्नल फोर्स दोनों मिलकर के, एयर भी प्रेजेंट है उसमें। हो गया, देखिए इसका जो है एक हम लोग मजेदार एप्लीकेशन देखते हैं। मटका देखें, ठीक, तो अगर मटके के अंदर पानी पूरा उसके गर्दन तक पूरा फुल है, भरा हुआ है, उसको अर्दन पॉट बोलते हैं मटके को ना। तो अगर हम लोग पूरा मटका जो है पूरा भरा हुआ है, तो क्या वो एक कटोरी वाटर को और एक्स्ट्रा उसमें अगर एडजस्ट करें तो क्या वो मटका फूट जाएगा या फिर बैलेंस रह सकता है? मतलब थोड़ा बढ़िया है जो ऐसे। हम इसी पर आते हैं, इसी पर एप्लीकेशन ये देखते हैं, करते हैं थोड़ा, क्लियर ना? बहुत मजेदार इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लेते हैं ये पूरा जो है अर्दन पॉट जो है वो पूरा भरा हुआ है, मटका पूरा वाटर से भरा हुआ है, एक पतला सा पाइप जो है ये पूरा भर दिया, इसको मतलब इसको क्लोज कर दिया, ये पूरा क्लोज है, और एक ऐसे टनल बना दिया पतला सा कम रेडियस वाला, ठीक। अब होता क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कटोरी ही केवल पानी है, मतलब बहुत कम पानी है, और उसको जो है इसमें भरते गए,
ठीक। अब हो सकता है कि वो एक कटोरी पानी को भी ना सह पाए, ये टूट जाए। ये हम लोग पास्कल लॉ से ही बोल पा रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, इसको समझिए। जैसे जो लिक्विड है या वाटर है, वाटर इस वॉल पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। अलग बात है जितना नीचे चलते जाएंगे वो फोर्स बढ़ता जाता है, क्योंकि नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है। एच रो जी फॉर्मूला, P नॉट प्लस एच रो जी वाले फार्मूले से प्रेशर बढ़ता जाता है। तो बताइए अगर प्रेशर बढ़ेगा इसमें तो फोर्स भी तो बढ़ेगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया से हर जगह फोर्स भी बढ़ेगा। अब मटके का अपना एक कैपेसिटी है सहने का कि हम कितने तक सह सकते हैं, उससे ज्यादा अगर उसके वॉल पर कोई फोर्स लगाया तो टूट जाएगा। ठीक, हम ज्यादा नहीं, बस केवल एक कटोरे पानी का यूज कर रहे हैं। ठीक, कैसे टूटेगा? अब इसको लगा दिया इसमें ट्यूब में और उसमें पानी भर रहे हैं, तो बताइए यहां पर h हाइट तक भरा, तो बताइए यहां पर जो प्रेशर आएगा, यहां पर जो जस्ट एटमॉस्फेयर के टच में था तो P नॉट था, लेकिन अब पूरा क्लोज कर चुके हैं तो h हाइट नीचे यहां तक भरे वाटर, तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा? P नॉट प्लस एच रो जी। अब ध्यान दीजिएगा ये वाटर ही है, वाटर डेंसिटी है ये। अब क्या है कि अब यहां तो प्रेशर जो P नॉट हुआ करता था, अब वो एच रो जी ऐड हो गया, और कितना ज्यादा इसमें वाटर है उससे मतलब नहीं है, कितने हाइट तक वाटर है सिर्फ उससे मतलब है। और कितने हाइट तक वाटर है ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ये पतला जो है वो पाइप है। समझ रहा है? जितना कम एरिया का ये पाइप होगा, जितना कम एरिया पाइप होगा उसमें ज्यादा वाटर आता जाएगा। पतला अगर ट्यूब होगा, जितना पतला ट्यूब होगा उसके अंदर वाटर और कम ही वाटर और ज्यादा हाइट तक ले आ सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतना इसको पतला ट्यूब कर दें कि एक कटोरी पानी बहुत ज्यादा ऊंचाई तक भर सके। तो जानते हैं है तो एक कटोरी पानी ही, लेकिन बहुत ऊंचाई तक भर गया, और जितने ऊंचाई तक भरेगा ये एच बढ़ता जाएगा। ये एच बढ़ने के कारण यहां पे प्रेशर इतना होगा, इसके अंदर और ज्यादा प्रेशर होगा। तो हम कटोरी से पानी भरते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि एक कटोरी पानी से ही ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है ना? ये इसका मजेदार एप्लीकेशन है। एक कटोरी पानी को भी ये मटका सह नहीं पाया, टूट गया। बस हम दिमाग क्या लगाए, यहाँ पे क्लोज कर दिए, पूरा एयर के टच से हटा दिए, एयर के कांटेक्ट से इसका जो वाटर का सरफेस ऊपर वाला था वो हटा दिए, पूरा क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद क्या किए, एक पतला सा पाइप ऊपर चढ़ा दिया ऐसे, और एकदम पतला पाइप, और उससे वाटर हम पोर्ड करते गए। एक कटोरी पानी बहुत ऊंचाई तक जा सकता है अगर वो पतला पाइप होगा तो। इससे हुआ कि यहाँ प्रेशर बढ़ता गया। अब वो इसके वाटर के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर वो बेचारा अगर 200 ग्राम का भी होगा, उसका ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ प्रेशर खतरनाक वाला प्रेशर यहाँ क्रिएट करने वाला है। बस 200 ग्राम वाटर, एक ग्लास केवल पानी, इतना खतरनाक यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा। मटका क्या, ये मटका अगर मिट्टी से नहीं बना होगा, किसी मटेरियल से बना हो, अब वो हाइट इतना अचीव कर जाए तो अगर लोहे का ही बना हुआ मटका तो भी टूट जाएगा। क्लियर ना? ये इसका मजेदार एग्जांपल है, पहला चीज। दूसरा, आप लोग जेसीबी देखे हैं? 4 व्हीलर में ज्यादातर जो अब आ रहा है जैसा, वो ऑयल्स उसके अंदर भर करके उसको कनेक्ट करके हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक बना रहे हैं। जो जेसीबी होता है, जो मिट्टी उठाता है, आप कभी देखिएगा जेसीबी में पतला पतला जो ऐसे होता है ना, ऐसे उठाता है ऐसे मिट्टी, इसके ऊपर पतला पतला तार गया रहता है, तो करंट भी नहीं आता उसमें। वो 3-4 टाइप का जो पतला पतला तार होता है ना, उसमें लिक्विड भरा होता है।
तो अभी इसका एप्लीकेशन बताएंगे अभी। ये हो गया। दूसरा, हम लोग यहाँ पर एक पतला क्रॉस सेक्शन प्लेट रखा होता है, उसके नीचे लिक्विड होता है, उसको जब ऐसे प्रेस करते हैं तो इधर से कार को उठा लेते हैं, फिर पानी से धो करके फिर कार को नीचे लेकर चले आते हैं। ये सब एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक लिफ्ट में है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक में। तीसरा इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस में। हाइड्रोलिक मशीन जितने भी होते हैं, हाइड्रोलिक मशीन सभी जगह एक ही कॉमन नाम जानते हैं, हाइड्रोलिक मशीन। ये कौन सी मशीन है? हाइड्रोलिक मशीन है। जहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन नाम सुनाए थे, समझ लिए कि यहाँ पर लिक्विड का एक खेल है, उसी से कुछ करामात हो रहा है। कैसा करामात होता है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन के थ्रू। ये आपको नॉलेज के लिए रखना है तो रख सकते हैं, मिटाने जा रहे हैं इसको ना। मतलब यहाँ से इसे आना चाहते हैं, एक कटोरी पानी भी बड़े बड़े मटके को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है अगर हम ऐसा अरेंजमेंट बना दे तो, ठीक ना। अब देखिए इसमें इधर सुनिएगा ध्यान से। तो वाटर की जगह ऑयल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्मूथ होता है, क्लियर ना, और वो जल्दी से वो मरता भी नहीं, मतलब सूखता भी नहीं, मतलब नहीं सूखता, ऑयल नहीं सूखता ना। वाटर से अगर ऐसा एप्लीकेशन करेंगे मान चला बाद में कि सब वाटर ही यहाँ से हो गया, तो इसलिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग लिक्विड इस शब्द यूज करते हुए आगे बढ़ते हम लोग हैं। देखिए, अगर लिक्विड को किसी एक साइड पोर्ट करेंगे, मतलब इधर लिक्विड पोर्ट किया, तो इधर ज्यादा लिक्विड का लेवल हाई रहेगा या इधर ज्यादा रहेगा? नहीं, इधर ज्यादा जगह है, इधर कम जगह है। कौन से रूल से? हाइट से होगा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से। अब देखिए यहाँ पर लिक्विड यहां तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पिस्टन लगा दिया, यहां भी पिस्टन लगा दिया, प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, ठीक ना। अब ये जो है, अब इसको अपना कुछ ऐसा वैसा कुछ कर दिया, मतलब कि हम इसको ऐसे प्रेस कर सके, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मतलब ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। या अगर छोटा प्लेटफॉर्म है तो ये जो है किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पिलर होगा जिसके ऊपर जो कार का चेसिस होता है उसको उसके ऊपर टिका सके कि पूरा बॉडी उठ जाए कार का, ठीक। इसका ज्यादा यूज तो ज्यादातर कार में ही, कार को धोने होने में ये ज्यादा, मतलब आप प्रैक्टिकली देखते होंगे, कार को उठा देते हैं ऊपर तक कि आराम से धो करके फिर सुनिए, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये होगा तो बड़ा एरिया, फिर इसके साथ क्या लगा देंगे, इस तरीके से पिलर जो है क्रिएट कर देंगे कि उसको कार का जो मेन वेट जो सहता है चेसिस पर, उसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, कार जो है ये व्हील तो पूरा क्या हवा में चला यार, ये कार है ना, समझ रहे हैं ना, कार। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं है भाई, गला में दिक्कत है भाई। अब सही है, वो पुराना मॉडल है, नया मॉडल है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देते हैं, अभी अनलोडेड है, दोनों जगह अनलोडेड है, ठीक है। होगा क्या, पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है,
उस क्लोज्ड लिक्विड में अगर किसी भी पोर्शन पर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर केवल वही नहीं रहता, वो पूरे लिक्विड में फैल जाता है। ये पास्कल लॉ होता है। क्लोज लिक्विड के किसी भी पार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर केवल वहीं नहीं रुकेगा, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रेशर। यहां तक ठीक है? मतलब कि यहां का प्रेशर ए और बी, पी ए है और इसका पी बी प्रेशर है, तो क्या पी ए इक्वल टू पी बी होगा? यहां तो सही है। अच्छा, ये किस बेस पर? सेम हाइट पर सेम लिक्विड में प्रेशर क्या होता है? सेम लिक्विड में सेम हाइट पर सेम प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर पी इक्वल टू पी बी हो गया। यहां तो सही है। अभी तक अनलोडेड था तो ठीक था, पी नॉट बाकी HOG से अपना फॉर्मूला बदल जाएगा। हम किए क्या, यहां पर फोर्स लगा दिए FA और यहां पर एरिया आ गया, मान लीजिए इसका एरिया जो है कितना माना जाए, इसका एरिया मानते हैं S, ठीक। तो इसका प्रेशर कितना होगा? इसका प्रेशर होगा FA डिवाइडेड बाई S1 मानते हैं, क्योंकि यहां भी एरिया आएगा ना, S2। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि यहाँ प्रेशर सेम है, इसका मतलब ये प्रेशर और इसका प्रेशर कितना? FB क्या है? ये इसका जो फोर्स है, इसका जो वेट होगा जो नीचे लग रहा होगा mg, इसी को हम FB मतलब बॉयंसी फोर्स नहीं हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको F एक्सटर्नल मान लेते हैं, ये F एक्सटर्नल है, ठीक। ये F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई S2, तो ये बराबर नहीं होगा। यहाँ ठीक है? ये ठीक है तो बात बन गया। बात कैसे होना बता रहे हैं, ये ठीक है क्या? अगर ये कम है तो कम बाई कम ही हमेशा बड़ा, ज्यादा बाई ज्यादा ही होता है। कम बाई कम ही ज्यादा बाई ज्यादा होता है। जैसे 2/3 ये 200/300 के बराबर होगा, ठीक है? मतलब कम होगा, इधर भी ज्यादा होगा, तो रेशियो मेंटेन कर लेता है कट पिट करके। गबड़ा है क्या? 6/12 इक्वल टू 600/1200, ठीक है? अब सोचिए इसमें, ठीक है, समझ में आपको? यहां पर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगाए, लेकिन केवल 12 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो दूसरे तरफ इतने मीटर स्क्वायर एरिया पर इतना ज्यादा वजन उठा सकते हैं, ठीक है? यही मतलब बोल। तो जिस पे कार रखना है उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, जिस पर कार रखना है उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए। कार जो ऑलरेडी वजन है तो ये दोनों ज्यादा हो गया। हम इधर जितना ज्यादा ये एरिया कम करते जाएंगे, हमें फोर्स भी उतना कम लगाना पड़ेगा रेशियो मेंटेन करने के लिए। जैसे हम 6 न्यूटन का फोर्स क्यों लगाएं, हम 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया जो भी इतना दूर आएगा उसके ऊपर 1 न्यूटन मतलब 100 ग्राम वाटर रख देंगे। क्या हुआ? 1 न्यूटन मतलब 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, 0.1 kg को mg बदलिए वेट में, तो g मतलब 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 100 ग्राम मतलब 0.1 kg इंटू 10 आ गया 1 न्यूटन। 100 ग्राम कितना होता है वाटर? एक कटोरी में, छोटे से कटोरी में 100 ग्राम वाटर आ जाएगा। आप इस पार केवल 100 ग्राम वाटर रखिए, ठीक। कितने एरिया पर? 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर। इधर एरिया ज्यादा कर दीजिएगा, वही 100 ग्राम वाटर यहाँ पर कितने 60 केजी वाटर उठाएगा। 60 केजी, भाई ये न्यूटन में है ना, तो न्यूटन में जी से डिवाइड करिए, केजी आ गया। न्यूटन में जी से डिवाइड करिए, केजी आ गया। 60 मतलब 100 ग्राम मतलब इतना करीब करीब वाटर 60 केजी वाटर उठा लेगा। एरिया को एडजस्ट करना होगा बस। ये 100 ग्राम किस पे रखेंगे? 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर, और ये कितने एरिया पर? 12
100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर के ऊपर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोग को? उड़ गया? क्लियर हो गया? तो अब देखिए इसमें जो बुकलेट में जो है, बुकलेट में इसका क्वेश्चन मिलेगा इस पर बेस्ड। आप एक इसको जीता जागता थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 15, 87 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर गलत है, ठीक है ना? इसका आंसर जो आप लोग लाइएगा नियम से वही आंसर होगा। लिख लीजिए इसमें आंसर गलत है, नहीं आप लोग घबरा जाएंगे। आंसर गलत है। अच्छा देखिए इसमें क्या दे रहा है, आप समझते इधर है, इधर ध्यान दीजिए। एक तरफ एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का और दूसरी तरफ एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया का वो एरिया 8 गुना ज्यादा है। देखिए ध्यान रखिए। अच्छा एरिया 8 गुना होगा तो अपने से 8 गुना ज्यादा वेट को उठा सकता है। रेशियो ये बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो बोल रहा है कि अगर एरिया 8 गुना होगा तो जो फोर्स होगा वो भी 8 गुना, मतलब हम 1 न्यूटन से 8 न्यूटन उठा सकते हैं। तो बोल रहा है व्हाट इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट 5000 केजी वेट। 5000 केजी का मतलब 5000 केजी वेट का मतलब 500 केजी वेट लगा दिया गया ना। 5000 केजी वेट का मतलब कितना केजी, जी से डिवाइड कर दीजिए। अरे वेट मतलब केजी वेट मतलब ये भार है ना। 5000 केजी वेट का मतलब क्या हुआ कि इतना वो भार है, केजी वाला भार है, वो न्यूटन होता है ना भाई। केजी वेट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। तो जी से डिवाइड 500 केजी आ जाएगा ना, तो वो जो है क्या करेंगे, वो कितने से ही उठ जाएगा, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, उतने से उठा देंगे। 8 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझ आ गया? ये आप अगर नहीं समझ आया चुपचाप ये रेशियो याद करिए बस। कोई उठे बस ये आप इक्वेशन याद करेगा, ये इक्वेशन आपको ला देगा आंसर। अब रिलेट करिए आप किससे, जेसीबी से। अब जेसीबी में देखिए क्या होता है, जेसीबी में जो ऐसे होता है इस आकार में जिससे मिट्टी उठाते हैं, ये वायर लगा होता है। हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, लिक्विड जा करके फोर्स हम थोड़ा लगाए, वह ज्यादा फोर्स को उठा देता है। यही हाइड्रोलिक प्रेस का एप्लीकेशन है जेसीबी में। जैसे हम लोग उठाना होता है ना, यहाँ पे ऐसे उठाना, मिट्टी उठाना है ना, यहाँ कई सारे हैंडल होते हैं ना, तो एक जिससे उठ सके उसको जब ऐसे प्रेस करते हैं तो ये मिट्टी उठाता है, वजन मिट्टी उठाता है। तो हम तो हल्का ही फोर्स लगाए, हम कितना फोर्स लगाएंगे, वो उठाता है 100-150 केजी जितना हो गया मिट्टी एक साथ उठाता है, 150-200 केजी मिट्टी उठा देता है एक हल्के से फोर्स से। तो यहाँ फोर्स लगाते हैं, ऑयल शिफ्ट होता है, ये ऑयल शिफ्ट होकर के इसके एरिया का जितना गुना तक उठा सकते हैं उतना गुना का एरिया ले लेते हैं वहां पर, ठीक है ना। पहले पतला तार गया रहता है, पतले तार से एरिया कम हो गया, अब बाद में मोटा तार होता है तो उसमें क्या होता है, एरिया ज्यादा हो गया, तो हम पतले तार में कम फोर्स लगाते हैं तो पूरा हर जगह ट्रांसफर करता है। जैसे बड़े एरिया में ट्रांसफर हुआ तो बड़ा एरिया से बड़ा फोर्स उड़ जाता है। जैसे 100-150 केजी मिट्टी जो है एक नॉर्मल फोर्स लगा करके उठाते हैं। नहीं समझ आया? एप्लीकेशन में आ गया? ये जो स्टैटिक पोर्शन था फ्लूइड का,
वो खत्म हो गया। इसको हम लोग कौन से कैटेगरी में रखे थे? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन स्टैटिक फॉर्म। स्टैटिक मतलब रुका होना। अभी तक आप ध्यान दिए होंगे तो कहीं पर भी फ्लूइड आपको चलता नहीं दिखा होगा, फ्लो करता नहीं दिखा होगा। आप ध्यान दीजिए, अभी तक जितना भी लेक्चर लिए इस चैप्टर में कहीं भी वाटर लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा था। नहीं सर, चल रहा था एक्सेलरेशन से। क्या हुआ? हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये ऐसा आकार ले लिया था, लिया था नहीं? तो जो ऐसा नहीं, ऐसा लिया था आकार। अच्छा, लिया था। ठीक 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 ठीक। तो यहां पर भी अगर ऑब्जर्वर यहां बैठ जाए तो अभी भी ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में लिक्विड रुका हुआ है। अब देश दुनिया से क्या मतलब, कहाँ बैठ के देख रहे हैं आप? अर्थ को छोड़ के बाहर से देखिए, तब तो सब चल रहा है, हम लोग भी चल रहे हैं। तो बैठना कहाँ पर है स्टैटिक फ्लूइड को पढ़ने के लिए? बर्तन के ऊपर। स्टैटिक फ्लूइड पढ़ने के लिए किस पर बैठना है? बर्तन के ऊपर जिसके अंदर लिक्विड है। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिक फ्लूइड। अब क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक फ्लूइड। डायनेमिक नाम से पता चल रहा है कि अब लिक्विड फ्लो करेगा, जैसे पाइप से पानी या वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आएंगे। ठीक है? तो अब हेडिंग दीजिए चैप्टर 1 डायनेमिक फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड जब फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा तो डायनेमिक फ्लूइड के पार्ट में आएगा। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अगर एजम्पशन नहीं लेते हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक? तो हम 3 एजम्पशन लेते हैं, 3 कसम खाते हैं, वही 3 कसम से ये चैप्टर डील होगा। ठीक है? क्या क्या है वो? जैसे मान लेते हैं कोई कंटेनर ऐसा है, इधर कोई कंटेनर ऐसा है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है? तो अगर इधर से 50 ग्राम, ये मान लीजिए वाटर है, 50 ग्राम वाटर भी अगर एंट्री किया तो रूल वाइज यहां से 50 ग्राम वाटर बाहर निकलना चाहिए। ये रूल कहता है पहला जंक्शन। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। आई जब कंप्रेस कोई हो सकता है तो बोलेगा आ जाओ तुम्हें भी एडजस्ट कर लेते हैं और सब दुबक जाएंगे। अगर कंप्रेसिबल है तो कंप्रेस करेगा, तुम भी आ जाओ, सब दुबक करके और कंप्रेस होकर के अपने को फिर इसी में एडजस्ट कर लेंगे। कब? जब कंप्रेसिबल होगा। जब लिक्विड क्या होगा? कंप्रेसिबल होगा तो कुछ लोग को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन कंप्रेसिबल नहीं हुआ तो जितना इधर से वाटर एंट्री करेगा, मजबूरी है कि इधर से वाटर उतना ही बाहर जाएगा। जितने टाइम में जितना वाटर एंट्री किया उतने टाइम में उतना वाटर बाहर जाएगा। मतलब डायनामिक फ्लूइड पढ़ने से पहले पहला जंक्शन होगा कि लिक्विड विल बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक? पहला लिखिए, पहला जंक्शन, लिक्विड अपने को एडजस्ट नहीं करेगा, लिक्विड विल बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल पहला। इनकम्प्रेसिबल। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए होता क्या है। आप लोग कभी देखते होंगे कि जब नहर से पानी ऐसे बहता है, फ्लो करता है, तो कभी कभी इतना तेज फ्लो होता है कि जो जिस धार में बहता है उसी धार में बहता है। जो धार होता है लिक्विड का, वाटर का, वो उसी धार में उसी फ्लो में बहता है।
एक तो ऐसे होते हैं कि टकराते हैं, वाटर टकराते हुए आगे बढ़ रहा है, मतलब वाटर मतलब बाढ़ जब आया रहता है, कुछ दिमाग लगाइए, एक दूसरे टकराते हुए वाटर अपना फ्लो करते जा रहा है, जिधर ढलान पड़ता जा रहा है। एक ऐसा भी फ्लो होता है, बिल्कुल जो जो रास्ता पकड़ा है उसके पीछे वाला लिक्विड वही रास्ता पकड़ जा रहा है। तो यहां पर देखिए होगा क्या कि एक दूसरे से टक्कर नहीं होगा। टक्कर कब होगा? जब उतर 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 करके ढलान की तरफ वाटर बहते जाएं तो टकराएंगे, और जहां पे टक्कर होता है एनर्जी लॉस होता है। जहां भी टकराव होता है वहां पे एनर्जी लॉस होता है। जहां पर टकराव होता है गर्म होता है कि नहीं है? तो जहां टकराव होगा, यहां भी टकराव हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक, कहीं भी टकराव होगा एनर्जी लॉस होगा। हमें वो लॉस को कंसीडर नहीं करना है, मतलब हमें वो लिक्विड के बारे में पढ़ना है जो बिल्कुल एक धार में बहता हो, एक लेमिनार टाइप का हो, टर्बुलेंट ना हो। क्या ना हो? टर्बुलेंट ना हो, क्या हो? लेमिनार हो। ठीक है, मतलब आपको इशारे से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्बुलेंट का कैसा इंडिकेशन होता है। लेमिनार नाम है, जैसे हम लोग कुछ नाम है उसका भी नाम दे दिया गया। जो सीधा साधा फ्लो करे उसको लामिनार फ्लो, और जो ढलान की तरफ जाए वो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो हम लोग के सिलेबस में इसके लिए क्या है? लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्यों लेते हैं? टकराव न हो। टकराव होने से क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, वो कंजर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो आगे आगे की बात है, उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल मानना कसम क्या खाना है। दूसरा कसम लेमिनार फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो। ठीक, क्या बचा इससे? एक दूसरे को एडजस्ट एनर्जी। इसमें कहां बचा भाई? इसमें क्या हुआ? इससे क्या फायदा हुआ कि कोई दूसरे को एडजस्ट नहीं करेगा। एक ही घर में कोई दूसरा एक व्यक्ति आया तो दूसरे दरवाजे से दूसरे व्यक्ति को निकलना पड़ेगा। क्लियर ना? ये है, ये नोट कर लिया आप लोग। सबके मानने का कुछ कारण है, वो बता रहा है। इसको मानने से क्या निकला रिजल्ट कि जितना उस वॉल्यूम में वाटर है अब उससे एक्स्ट्रा उसमें वाटर नहीं आ सकता, आया तो कहीं किसी और साइड से बाहर निकलना पड़ेगा किसी और वाटर को। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? रीजन पता होना चाहिए भाई ना, बस ऐसे लिख देंगे काम हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो लिखिए, पहले में लिखिए क्या होगा। इनकम्प्रेसिबल इसलिए जिससे कि कोई अगला वाटर आकर के एडजस्ट करने के लिए बोले ना कि हमको भी एडजस्ट कर लो भाई। लिखिए लिखिए लिखिए। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब कोई दूसरा लिक्विड आकर के ये ना बोले कि हमको भी एडजस्ट कर लो भाई इसी वॉल्यूम में, हमको भी एडजस्ट कर लो भाई इसी वॉल्यूम में, इसी जगह में। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? जगह। वॉल्यूम क्या बोलते हैं? जगह। हमको भी एडजस्ट कर लो भाई इसी जगह में, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो, इसका क्या मतलब हुआ? तो हम इसको बता देते हैं अभी, मतलब वो वैसे सिस्टमेटिक आप लोग लिख लीजिएगा। एक पढ़ा लिखा एक डेफिनेशन होना चाहिए ना भाई, सही छोड़ के। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई अगर ये धार है, इसमें आपको एक खास बात ये दिखता होगा कि जो लिक्विड इस धार को पकड़ेगा, मतलब नहीं, लिक्विड का जो पार्टिकल इस रास्ते को पकड़ेगा वो लिक्विड इसी रास्ते पर होते हुए आगे निकल जाएगा। इसके पीछे वाला जो लिक्विड का पार्टिकल होगा वो इसी के रास्ते पर चलता हुआ फिर वो भी आएगा। जो तीसरा पार्टिकल लिक्विड का होगा वो भी उसी लाइन पर आएगा। अच्छा, जो यहाँ पर वाला होगा वो अपने में इधर की तरफ आएगा, उसके पीछे वाला जो पार्टिकल होगा वो भी उसी रास्ते पर होते हुए आएगा।
इसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये लेयर अपना एक लाइन बनाकर जाएगा और ये लेयर अपना एक लाइन बनाकर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। अगर टकराए तो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, फिर पानी गर्म नहीं होगा। जहाँ टकरा दो वहाँ गर्म हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी भी तो है, टकराएगा तो ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो का डेफिनेशन क्या बन सकता है? किसी लिक्विड में जब लिक्विड फ्लो करे तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, लिक्विड के जो बोनस को दिमाग रखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, उन सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। वेलोसिटी आती है डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। फिर से बोलना है, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, ये लिक्विड फ्लो कर रही है, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के जितने पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, सभी पार्टिकल्स जो एक पॉइंट से पास करेगा, मान लेते हैं पॉइंट ये है, तो जितने भी पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास करेंगे, उन सभी पार्टिकल्स का उस पॉइंट पर सेम वेलोसिटी होना चाहिए। यही रूल होता है लेमिनार फ्लो का। जब सबका अपने अपने जगह सेम वेलोसिटी है तो टकराएंगे, उस धार पर चलते जाएंगे। तो आप लिखिए लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन क्या होगा, अपने भाषा में लिख लीजिए। लिक्विड के वो सभी पार्टिकल्स जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, लिक्विड के वो सभी पार्टिकल्स जो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी उस पॉइंट पर, सभी पार्टिकल वेलोसिटी उस पॉइंट पर सेम होना चाहिए। All particles of the liquid passing through a particular point will have the same velocity at that point. ठीक? All particles of the liquid passing through a particular point will have the same velocity at that point. Then this type of flow is called laminar या streamline flow. आपको जैसे भी लिखना हो, हिंदी, फारसी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है? अब इधर सुनिएगा, ये क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो। तीसरा जंक्शन है कि दोनों को चलना एक सीध में, ध्यान सुनिएगा इधर, इसको समझने के लिए। दोनों, ये चल रहा है अपने लाइन पर अच्छे बच्चों की तरफ, ये जा रहा है अपने लाइन पर अच्छे बच्चों की तरफ, ठीक है? लेकिन जो एक लेयर बनेगा लिक्विड का, जो दूसरा लेयर बनेगा लिक्विड का, उसके अंदर ये रफनेस भी तो आएगा। एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड, दो लेयर बना, तो दोनों के बीच जो लिक्विड का लेयर एक दूसरे से टकराएंगे, शायद वहीं पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। दो लिक्विड के लेयर के बीच क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट होगा। और हमें पता है कि ये अपना रूल फॉलो कर रहा है, ये भी अपना रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से टच करते हुए जा रहे हैं। इन दोनों बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। जब रिलेटिव मोशन होगा तो क्या आता है रिलेटिव मोशन में? जब सॉलिड सॉलिड रिलेटिव मोशन करते थे तो फ्रिक्शन आता था। जब लिक्विड लिक्विड रिलेटिव मोशन करेंगे तो उसी फ्रिक्शन का नाम विस्कस फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्कस फोर्स एक टाइप का क्या है? विस्कस फोर्स एक टाइप का क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ही है। ये अलग बात है
कि सॉलिड सॉलिड में फ्रिक्शन और लिक्विड लिक्विड में विस्कस, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन आया तो एनर्जी लॉस होगा। देख लीजिए दोनों बीच फ्रिक्शन है तो हाथ गर्म हो रहा है। तो जहां वाटर वाटर या कोई लिक्विड लिक्विड क्या किए रिलेटिव मोशन किए तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। वो लॉस एनर्जी किस में करंट होगा, हीट में करंट होगा। तो एनर्जी कंजर्व तब भी नहीं होगा। जो भी थ्योरम लोग पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, जब विस्कस फोर्स जीरो हो, मतलब नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए। विस्कस नहीं मतलब नॉन विस्कस। लिक्विड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, ठीक। लिक्विड एजम्पशन कंप्लीट, कसम कंप्लीट, 3 कसम था ये। तीनों के अपने अपने महत्व हैं और तीनों के अपने अपने मतलब हैं। तीनों मतलब को लिखते, 2 मतलब लिखा चुके हैं, स्ट्रीमलाइन का और इनकम्प्रेसिबल का। और तीसरा लिख लीजिए, नॉन विस्कस का मतलब एक लेयर लिक्विड का अपने बगल वाले लेयर के साथ कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। एक लेयर लिक्विड का अपने से जो कांटेक्ट में लिक्विड का लेयर है उसके साथ कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगा, मतलब कोई विस्कस फोर्स क्रिएट नहीं करेगा। अपनी भाषा में जितना अच्छे समझ सकते हैं हम आपको प्रैक्टिकली बता चुके हैं। अपनी भाषा में लिखिए अच्छे से, भूलिएगा नहीं। एक लेयर अपने कांटेक्ट में आए लेयर के साथ कोई फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। हो गया। ये तीनों एजम्पशन क्लियर हो गया। तीसरे एजम्पशन का क्या फायदा हुआ मानने से, लेयर लेयर के बीच जो एक रफनेस आता है वो रफनेस नहीं है, स्मूथ रहेंगे। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्मूथ रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक। 3 एजम्पशन आया। अच्छा, इसके थ्रू जो है एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। क्या आता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इसके ऊपर ये मान लिया कि एजम्पशन है पढ़ने के लिए, 3 डायमेंशंस को पढ़ने के लिए एजम्पशन है, 3 एजम्पशन। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या बोलता है, वो सिंपल भाषा बोलता है जो हम लोग बोले हैं। जितने टाइम में अगर कोई मान लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, ये पाइप ही मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो जितने टाइम में जितना मास एंट्री किया उतने टाइम में उतना मास बाहर भी निकलेगा। मतलब जो एंट्री मास है यहाँ पर वही एग्जिट मास होगा पर यूनिट टाइम में, ठीक। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि अगर किसी एक क्रॉस सेक्शन से जितना मास अंदर जाएगा दूसरे क्रॉस सेक्शन से उतना ही मास बाहर निकलेगा उतने ही टाइम में। ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में आए दोस्ती यारी किए कुछ टाइम बिताए फिर तब बाहर निकले, ऐसा नहीं होगा। जितने टाइम में आया उतने टाइम बाहर जाएगा, आराम नहीं करेगा, ठीक। इसका मतलब जो एंट्री करने वाला मास है यहाँ पर dm/dt मान लेते हैं, dm1/dt, dm1 मान लेते हैं एंट्री किया dm1 और dm2 तो बाहर निकलेगा। रूल यही बोलता है कंटिन्यूटी का। अगर इनकम्प्रेसिबल तो ये किसके बाद होगा, dm2/dt। कष्ट कुछ है क्या, क्या इसमें कष्ट, कोई कष्ट नहीं है भाई, प्रैक्टिकल सी बात है। रूल आ गया अलग बात है, वो टेंशन देने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल सी बात है,
ठीक है। अच्छा, मास क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ऐसा मत बोलिएगा। जैसे फोर्स बल होता है, बल फोर्स होता है, ये डेफिनेशन नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश का वो है कुछ खेल। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय, सर रो v1 इनटू ρ1 क्यों नहीं किया? अच्छा, वही जो है अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है। v2 इनटू रो बाई dt। देखिए ये कांस्टेंट तो कैंसिल, ठीक है। अब बताइए आ गया d। अच्छा ये क्या है? वेलोसिटी की स्पीड है, एरो नहीं लगा है, वॉल्यूम है। 2-3 महीने बाद किस में कट हो जाता है? वेलोसिटी स्पीड में। कब? जब रिवीजन नहीं होता। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। इसको क्या लिख सकते हैं? d एरिया, इसका एरिया a1 मान लिया, इसका एरिया a2 मान। तो d एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय dt। दूसरा एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय dt। खास बात कि ये जिस एरिया का बना होगा वो कभी नहीं बदलने वाला। भाई जो पाइप बन के कंपनी से आ गया, जितना रेडियस वो दिया होगा कंपनी वाला बना करके, वो एरिया तो फिक्स है। जो कंपनी वाला इसका एरिया बनाकर दिया होगा, ये भी एरिया फिक्स ही होगा। पत्थर का है या किसी मेटल का बना हुआ पाइप है, कुछ भी है, मतलब ये तो फिक्स है, कंपनी से बना हुआ है। तो dl1 अपॉन dt, ये क्या हो गया? a2 भी कंपनी का है, dl2 अपॉन dt। बताइए dl1 अपॉन dt, ये लेंथ का चेंजिंग रेट वेलोसिटी देता है। लेंथ का टाइम के साथ चेंजिंग का रेट हमेशा वेलोसिटी देता है। तो जिस वेलोसिटी से एंट्री किया और जिस वेलोसिटी से बाहर निकला, a1 v1 a2 v2, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से जितने वेलोसिटी से पास कर रहा है वो वेलोसिटी इनटू उसका एरिया, वो हमेशा बराबर होगा इसके एरिया इनटू वेलोसिटी से। रूल यही था, बस मेन तो यही था, मेन ही था। लेकिन जो जो कॉमन मिलते गए सब कटता गया। नियम तो यही था, जितना अंदर वाटर या लिक्विड जाएगा उतने ही टाइम में बाहर निकलेगा, ये रूल था। लेकिन जितने कॉमन मिलते गए सब कटते पिटते गए। लास्ट में ये मिलकर आ गया, मतलब a1 v1 a2 v2, मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी, ये कांस्टेंट हो गया। a क्या है? एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी चाहे कुछ भी हो, डेंसिटी से भी इंडिपेंडेंट हो गया और उसके मास से भी इंडिपेंडेंट हो गया। ये एक रूल में कन्वर्ट होके आ गया। एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर लगातार पानी या लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एरिया बदलते जाएंगे, वेलोसिटी बदलता जाएगा। वो भी कैसे बदलेगा? जिस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम, वहां तेजी से वाटर फ्लो करेगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये दरवाजा जो है, अगर उतनी रेट से अगर बाहर निकलना है, दरवाजा अगर कम एरिया का है तो तेजी से बाहर निकलना पड़ेगा। वहीं दरवाजा अगर ज्यादा एरिया का होता तो आसानी से ज्यादा निकल जाते। मतलब कहने का कि अगर पाइप का एरिया कम तो तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा, अब पाइप एरिया ज्यादा आराम से फ्लो करेगा। इसे कहने मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो यही कहता है कि एरिया कम होगा तो तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा, एरिया ज्यादा होगा तो आराम से लिक्विड फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों मिलके बराबर होना है। a1 v1 a2 v2। ठीक है, जल्दी से नोट करके आगे बढ़ते हैं। सर जब जितना मास अंदर जाए उतना ही निकल रहा है तो फिर m1 m2 क्यों? m1 और m2 अलग अलग क्यों? नहीं, जिस रेट से dm1, हाँ वो भी सही है, dm1 और dm2 ये बराबर है, सेम ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बराबर तो है ना, देखिए दोनों बराबर है। dt dt कैंसिल हो गया तो dm1 = dm2, तो dm ले लीजिए, क्या दिक्कत है?
डीएम भी रहने से वही होगा। अब भी वही बात है ना, बदलाव कब से शुरू हो रहा है, जब यहाँ पर वैल्यू आ रहा है तो यहाँ वॉल्यूम अलग, यहाँ वॉल्यूम अलग आ रहा है। तो वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम सेम आ रहा है, डेंसिटी ऑफ सेम, वॉल्यूम भी सेम है। ये वॉल्यूम किससे मिलके बना है, एरिया इनटू लेंथ से। वो लेंथ किससे मिलके बना है, वेलोसिटी के चेंजिंग रेट से। उधर से आया, इधर से एंट्री कर रहा है, फिर इधर से बाहर निकल रहा है, तो मास तो सेम होगा, जिधर एंट्री किया उधर बाहर निकल गया, लेकिन उसका जो रेट है वो इक्वल होगा। ऐसे सोचिए ना, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इससे तो आया हुआ है, लेकिन इसको जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वेलोसिटी से करेक्ट हो रहा है रूल वाइज। ये अगर मास को सेम करें तो इक्वेशन क्रिएट नहीं होगा ना, बात तो ये है, इक्वेशन क्रिएट ही नहीं होगा, बस ये मास इसके बराबर कुछ नहीं समझ। लेकिन इसको लिखने से क्या हुआ, नॉर्मली पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता रहता है, नॉर्मली पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता रहता है। जो पाइप हम बिछाते हैं ऐसे सड़क पे या कहीं भी, उसको एक जगह से लिक्विड दूसरी जगह फ्लो कराने के लिए, तो वहाँ एरिया हम लोग काउंट कर रखते हैं कि जो पाइप हम बिछा रहे हैं रास्ते के अंदर, तो वो कितने क्रॉस सेक्शन का एरिया हमारे पास है, तो एरिया पता रहता है। तो फिर इससे हमको फायदा क्या होता है कि जितना मतलब एरिया कम होगा तो तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा, एरिया ज्यादा होगा तो धीरे फ्लो करेगा। जो है ये वॉल्यूम एरिया और लेंथ से बना, और लेंथ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ से डिपेंड कर रहा है। फाइनली कोई यूज नहीं उसका है, आपको फाइनली ये याद रखना है, ए में जल्दी 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 हम बर्नौलीज थ्योरम आज सोच रहे हैं पढ़ा दे, कम से कम थ्योरी और फॉर्मूला क्लियर हो जाए। फास्ट नोट करिए। सर वॉल्यूम लगा दिया तो शांति से इधर डायग्राम बना रहे हैं। बोले, हाँ बोलिए, आराम से बोला करिए। क्या बोले सर? हाँ बोलिए। सर जो वॉल्यूम आप कह रहे हैं वो कंटेनर का है, मतलब जिसमें से फ्लो कर रहा है वो, या फिर जो जितना लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका? उस क्रॉस सेक्शन से जितना वॉल्यूम फ्लो, उस क्रॉस सेक्शन से जितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो कंटेनर का है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिकल मत, ठीक है ना, इसको याद करिए, सिंपल सा है। सर दिमाग में आ रहा है तो उसकी वजह से बाकी सब डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसको समझ रहे हैं। हाँ, तो वही जिस क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो कम एरिया रहेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो करना पड़ेगा उतने टाइम में, और ज़्यादा एरिया होगा तो सर वो सब क्लियर है, बस इतना डाउट था कि वॉल्यूम किसका है, मतलब लिक्विड इतना जो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से उतने टाइम में फ्लो करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया? यस सर। अब इधर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 देखिए इसका एप्लीकेशन काम कैसे पड़ता है। जैसे कोई मान लीजिए वाटर सप्लाई कर रहा है घरों घरों में पानी पीने के लिए, ठीक, ये ऐसा कंपनी है जो 3 घरों को पानी पिलाता है, ठीक। तो यहां से क्या करेगा, अपने ऑफिस से, हेड ऑफिस से वाटर को सप्लाई करेगा, ठीक। कुछ यहाँ पर इस घर में पानी पहुंचेगा, कुछ इस घर में, कुछ इस घर में। तो अब इसका इंपॉर्टेंस ये आता है कि कंपनी वाला यहां से वाटर तो सप्लाई किया, यहां जो पहुंच रहा है वो भी पहुंचा, लेकिन यहां सप्लाई किया 5 kg वाटर, यहाँ पहुंचा 1 kg वाटर, यहाँ पहुंचा 2 kg वाटर, यहाँ पहुंचा 0.5 kg वाटर।
तो उसको क्या पता चलेगा कि जितना हम सप्लाई किए सब जोड़ने के बाद 3.5 kg ही वाटर सप्लाई हुआ, मतलब 1.5 kg वाटर कहीं से लीक हो रहा है। ठीक, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एंट्री ऑफ लिक्विड वो सप्लाई के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों सप्लाई और एंट्रिंग वैल्यू बराबर नहीं हुए तो हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं से पाइप जो है लीक कर रहा है, वहां से वाटर सप्लाई मिट्टी में हो रहा है। ठीक, इसका यूज है, एक छोटा सा यूज है, ये आप लोग समझ गए होंगे भाई। ज्यादा मत हंसा करिए भाई, बढ़िया चीज है। उस हंसने वाले को इमेजिन किया कि अच्छा वो सप्लाई कर रहा होगा, फिर घर घर पहुंच रहा होगा, अच्छा जितना सप्लाई किया वो पहुंचा नहीं, इस तरह की वाटर का डिफरेंस आ रहा है। हम 5 kg वाटर 1 सेकंड में भेज रहे हैं, पहुंच रहा है केवल 3.5 kg वाटर 3 घरों में, मतलब 1.5 kg वाटर पर सेकंड कहीं ना कहीं वो मिट्टी मिल रहा है, कहीं लीक हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन कैसा आएगा उसको ध्यान दीजिए। अच्छा, ये समझ आ गया ना कि वेलोसिटी मतलब एरिया कम तो तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा, एरिया ज्यादा तो धीरे धीरे लिक्विड फ्लो करेगा, ये इक्वेशन बता रहा है। दूसरी बात, मान लेते हैं इसका एरिया, इसका वेलोसिटी, इसका एरिया, इसका वेलोसिटी, इसका एरिया ज्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं, और इसका एरिया दे दिया और इसका वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, क्या करें बताइए, चारों का एरिया दिया है और 3 जगह का वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछेगा यहां पर कितने वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा होगा। तो क्या करेंगे, जितना एंट्री करने वाला लिक्विड है A1 V1 ये बराबर होगा जहां जहां से बाहर लिक्विड जा रहा है उसके बराबर। तो A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4। अब इसमें यही फाइंड करना, अगर है तो फाइंड हो जाएगा, बाकी सब पता है। यही है, देख लीजिए, ठीक है ना, तो कष्ट नहीं इसमें है ना, कष्टलेस है ना ये। ठीक, आपको बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जब हम होमवर्क देंगे तो उस होमवर्क में इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और क्योंकि इतना सस्ता क्वेश्चन है, ये इतना सस्ता क्वेश्चन है कि हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। पर क्या है भाई, एंट्री वाला A1 V1, बाहर जाने वाला A2 V2, जोड़ देंगे बराबर कर देंगे, आ जाएगा वहां से। ये तो क्वेश्चन करा दे, ये तो क्वेश्चन करा दें, बहुत करेंगे, क्या करेंगे, किसी 2 किसी 3 किसी 4 किसी 5 लेकर के मतलब रखो, रखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो कोई जरूरत उसका नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। हेडिंग दीजिए और ये डायग्राम बनाइए।
बनाना जल्दी भी ना, बना रहे हैं ना, बनाइए जल्दी बनाइए। रेफरेंस लाइन हो गया ना। देखिए पहला तो पॉइंट ये लिखना है बर्नौलीज थ्योरम में कि ये थ्योरम में ये बोला गया है कि किसी भी लिक्विड का एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता है कि लिक्विड का एनर्जी कंजर्व होगा, लिक्विड का एनर्जी कंजर्व होगा, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। when liquid flows from one place to other, when liquid flows from one point to another point, हो गया, ये लिख लिया आप लोग। देखिए यहाँ पर एनर्जी 3 टाइप का मिलेगा। जैसे लिक्विड यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है तो उस लिक्विड का एनर्जी हर जगह कंजर्व होगा। अच्छा, जो टोटल एनर्जी लिक्विड का कंजर्व होगा यहाँ पर भी, यहाँ पहुंच गया, जैसे कोई वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो करते हुए आगे बढ़ जाएगा, लिक्विड आगे फ्लो करते हुए बढ़ जाएगा। तो लिक्विड चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर जगह एनर्जी कंजर्व होगा। अच्छा, उस एनर्जी में कौन कौन है जो शामिल है वो हमें जानना है, ठीक। एनर्जी में कौन कौन है जो शामिल है, तो पहला एनर्जी आता है इसके चलने की वजह से, बोले काइनेटिक एनर्जी आ गया। अभी ये h1 ऊंचाई पर था, अब वो h2 ऊंचाई पर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी शामिल होगा उस एनर्जी में। तीसरा, प्रेशर भी कहीं ना कहीं एनर्जी का ही पार्ट होता है। कैसे, उसको देखते हैं। बताइए, वर्क क्या बोलता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताइए, फोर्स क्या बोलता है? प्रेशर इंटू एरिया, ठीक। बताइए, प्रेशर एरिया इंटू डिस्टेंस क्या देगा? वॉल्यूम। मतलब ये वर्क जो है वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। भाई इसका एक कपड़ा इसको पहना दिया, यही तो हुआ। यहाँ पर जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। बताइए, एरिया डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलकर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या प्रेशर इंटू एरिया कुछ और नहीं बल्कि वर्क है क्या? प्रेशर इंटू एरिया कुछ और नहीं बल्कि क्या है? वर्क ही है। क्या यहाँ पे प्रेशर कहीं दिख रहा है? कहाँ? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हमें नहीं पता प्रेशर ज्यादा है कम है, किस जगह ज्यादा किस जगह कम है, ये अलग बात है, ये अलग मैटर है। लेकिन प्रेशर तो आएगा वहां पर, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट स्टैटिक फॉर्म में प्रेशर का ही तो हम लोग स्टडी करके आ रहे हैं, एच रो जी या जो भी जैसे हो। मतलब कितनी टाइप की एनर्जी यहाँ पर आए? 3 टाइप के। कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर के वजह से जो एनर्जी क्रिएट होगा, शायद वो कहेंगे वर्क ही है। प्रेशर एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि क्या है? वर्क है, ठीक। वो वर्क वाला जो पार्ट है हम डिराइव भी करवा सकते हैं, लेकिन टाइम जाएगा, और उसका डेरिवेशन में सिर्फ अभी यूज पड़ेगा। जैसे a1 v1 = a2 v2 कंटिन्यूटी का जो था इक्वेशन, उसके भी डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं था। बस ठीक है, टाइम कम लग रहा था, तुरंत हम उसको करवा दिए। यहाँ तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो टाइम चला जाएगा, लेकिन डेरिवेशन कोई मतलब नहीं आपके एग्जाम को लेकर के।
ये सब डायरेक्ट हम उसका वैल्यू लिखवा दे रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन आएगा उसके डेरिवेशन के बाद की कहानी होगा। ठीक, हम डायरेक्ट लिखवाते हैं। पहला, इसमें कौन कौन सा एनर्जी का सम हम बोले एनर्जी कांस्टेंट होगा। हम क्या बोले, इस थ्योरम में क्या कांस्टेंट होगा, एनर्जी। लेकिन उस एनर्जी में भी 3 टाइप की एनर्जी है, तो 3 टाइप के मिल करके सब कंजर्व होंगे। ठीक है, पहला काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितना होगा, हाफ mv²। अच्छा, तो ये अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, अगर हम पूछें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। बोलिए, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाफ mv²/v। ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब बताइए ये क्या है, तो क्या ये हाफ ρv² है। बताइए एनर्जी एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, एक तो मिल गया। मतलब वॉल्यूम में सर क्यों डिफाइन कर रहा है, अभी तो काइनेटिक एनर्जी अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं सब काइनेटिक एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv², क्यों ऐसा लफड़ा ले रहे हैं इसके साथ, क्योंकि चाहे एक मुट्ठी पानी हो चाहे 2 मुट्ठी पानी हो, उसमें जो फिक्स वॉल्यूम आ गया मेरे हाथ में उसका एनर्जी फिक्स होगा। एक मुट्ठी पानी में जितने एनर्जी दिख रहे हैं वो जो फ्लो कर रहा है, एक मुट्ठी पानी जो यहां से यहां फ्लो कर रहा है, उस एक मुट्ठी पानी का क्या, ये तीनों एनर्जी कौन, एक मुट्ठी पानी का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम होगा वो कभी नहीं बदलने वाला, उस एनर्जी को जहां जाएगा लेकर जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़िए। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, m/v क्या होगा, ρgh। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं जो वर्क के द्वारा एनर्जी आ रहा है वो पीवी आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब प्रेशर एनर्जी क्या होगा, P × V, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम PV/V। शायद ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है, तो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, क्या होगा, P, क्या है ये, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो बोलेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाफ ρv² ρgh प्लस p। और ध्यान दीजिएगा जो बर्नौलीज थ्योरम है, ये थ्योरम ये बोलता है कि एक मुट्ठी पानी हो चाहे कोई भी गिवन वाटर हो जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो पूरा का पूरा ये वैल्यू अपने साथ फिक्स लेके चलता है। वो एनर्जी उसके में जो कंटेन होगा वो यहां से जब मूव करके यहां चला जाएगा, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में होगा, लेमिनार फ्लो भी है, मतलब वाटर लेमिनार से ही फ्लो करेगा। तो जो जैसे वाटर या लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है लेमिनार में, तो उसमें से अगर कोई भी छोटा सा भी अगर टुकड़ा देख ले लिक्विड का, तो वो लिक्विड का टुकड़ा चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर कहीं पर भी हो, फ्लो करते हुए उस टुकड़े के अंदर जो एनर्जी कंजर्व होगा वो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही रहेगा। मेरा कहना मतलब ये है, वो जो गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कहीं भी बहते हुए जाएगा, ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, मतलब ये बढ़ना शुरू कर देगा। तो जब ये बढ़ेगा तो इसमें से कोई ना कोई एक घटना शुरू कर देगा, ठीक है, या दोनों घटना, मतलब सिचुएशन हिसाब से।
आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना है? एक मुट्ठी वाटर स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जो एनर्जी अपने अंदर लिया होगा वो यही तीनों एनर्जी है। वो एक मुट्ठी वाटर यही तीनों एनर्जी अपने साथ लेके चल रहा है। वो टोटल एनर्जी कभी नहीं बदलने वाला। एक बदलेगा तो दूसरा बदलेगा, तीसरा बदलेगा, इस तरीके से बदलेंगे कि टोटल नहीं बदलेगा। ठीक है, यही है बर्नौलीज थ्योरम। जल्दी से नोट करिए, अगर समझ आ गया तो हम डेरिवेशन से बच गए, कम से कम 10 से 15 टाइम बचा लिए। इससे तुरंत हम क्वेश्चन करते हैं, समझदार क्वेश्चन, आज बिल्कुल मजा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करते हैं, फास्ट नोट करिए। कितने टाइम के अंदर? 4 मिनट के अंदर। फास्ट नोट करिए, एकदम जितना तेज नोट कर सकते हैं। एकदम फास्ट नोट करिए एकदम। हाँ, पूरा पूरा लास्ट तक नोट करिए। यहाँ तक हो गया क्या? याद हो गया? तो एक बात हम बोल लेते हैं तो सुन लीजिए, तब वहां पे हर चीज और समझ में आएगा। इधर सुन लीजिए। अब देखिए, हम एनर्जी चूंकि कंजर्व होना है तो वही एनर्जी हम कहाँ कहाँ कंजर्व करा रहे हैं? यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ का हाफ रो v1 स्क्वायर, जहाँ v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है। मतलब जिस रेट से यहाँ से एंट्री करेगा वेलोसिटी से लिक्विड, उसका हाफ रो v1 स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक, प्लस रेफरेंस लाइन से ये जितना ऊपर होगा रो जी h1, रो जी तो फिक्स होगा, उसका तो फिक्स वैल्यू है। ये हाइट जितना होगा यहाँ रख देंगे, यहाँ का लिख रहे हैं, यहाँ का लिख रहे हैं, प्लस P1 यहाँ का जो प्रेशर होगा, ठीक, वो बराबर होगा। हम बोले थे ना, यहाँ का एक मुट्ठी वाटर कहीं भी जाएगा ये तीनों वैल्यू सेम रहेगा, वहां पर भी यहाँ पर भी सेम रहेगा, दोनों बराबर है। यहाँ का वेलोसिटी उसका रेफरेंस हाइट से S2 लेंगे वहां पर, और वहां का प्रेशर लेंगे, ठीक है। ये जो है ऐसा हम लोग रखेंगे, और इस सभी टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हुआ। यहां तक क्लियर है? अब लोग आते हैं यहाँ पर, इस फॉर्म में है, वाटर पूरा यहाँ से एंट्री कर रहा है और यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है।
V1 स्पीड से आ रहा है, एंट्री कर रहा है, V2 की स्पीड से बाहर निकल रहा है, ठीक। तो और देखिए रेफरेंस लाइन से दोनों हाइट क्या है, सेम। जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल में ऐसे रखा गया है इस तरीके से, तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो सेम ही हो गया ना। तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होते ही क्या चीज गायब, क्या गायब, बोलेंगे दोनों का जब H1H2 सेम हो गया, तो जब वाटर यहां से यहां पर पहुंचेगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी वाले एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी सेम हाइट पर ही है। तो इसका मतलब रो जी H1 और H2 गायब, तो क्या मिला, तो पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम दोनों का बराबर होने की वजह से यहाँ पर रो जी H1 इक्वल टू रो जी H2, तो क्या बनकर आएगा, हाफ रो V स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस V1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अच्छा इसको छोड़िए अभी, ठीक, हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल पर आते हैं, ठीक है ना। किस क्लास है, देखिए मान लीजिए, आप सुनिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं। एक यूनिफॉर्म सेक्शन का पाइप हाथ में है, इमेजिन करिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप लोग आंसर उसका गलत दें जो हम पूछेंगे, ठीक है ना। पाइप हाथ में है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक। आप लोग प्रैक्टिकली ऐसा जरूर किए होंगे कि पाइप को ऐसे प्रेस करके उसका एरिया घटाने की कोशिश किए होंगे, ठीक। चेंजिंग क्या आता है, जिस रेट से वाटर निकलता है उससे ज्यादा रेट से वाटर निकलेगा, यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन ये है कि जब उसको हाथ से एडजस्ट करके जब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करेंगे तो हमें प्रेशर ज्यादा फील होगा या कम फील होगा, हमको क्या फील होगा कि पाइप हमारे ऊपर उंगली के ऊपर ज्यादा प्रेशर फील करा रहा है कि कम प्रेशर। जैसे नॉर्मल जब क्रॉस सेक्शन एरिया था तब तो वाटर निकल रहा था, ठीक था, लेकिन जब उसका हम ऐसे प्रेस करके उसका एरिया घटा दिए तो तेजी से वाटर निकलता है, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। अगर एरिया घटा दिए तो तेजी से वाटर निकल रहा है तो प्रेशर क्या होगा, होगा ना, पक्का ना, पक्का ना। नहीं नॉर्मली जो आप फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं कि जब पाइप को ऐसे दबाएंगे ऐसे तो वाटर तेज निकलेगा, मतलब हमें प्रेशर ज्यादा फील होगा, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। आप सोच के अनुभव के बेस पे बोलेंगे तो यहाँ देखिए घट रहा है प्रेशर, ठीक, नहीं घटा, नहीं घटा। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, क्या बोले थे, जहां एरिया कम वेलोसिटी, पक्का। अब देखिए मतलब यहाँ का एरिया ज्यादा, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा या यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, क्योंकि मिल के बराबर होना है। अरे ये ज्यादा ये कम, तो ये ज्यादा है तो कम हो जाएगा, तब ना बराबर दोनों होंगे। अब मैथ में क्यों फंस रहे हैं भाई, यहाँ तो क्लियर है ना, मैथ क्यों फंसे भाई, हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जिसका वेलोसिटी जिसका एरिया कम उसका वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका रिवर्स होते भाई, उसका प्रेशर कम, मतलब जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम, ठीक। यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ। कितना टाइम हुआ अभी, 5 मिनट भी, तो 2-4 मिनट और खींचा जा सकता है। ये क्लियर हुआ। दूसरा आपके पढ़ना है क्या, हाँ पढ़ना है, ठीक है। अब सुनिए, अच्छा इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, सुनिएगा इस कहानी से क्या मिला, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी कम। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। ये देखिए पढ़ना ऐसे है, हम बहुत तेजी से यहाँ से ऐसे फूकेंगे इसको, ठीक है।
अब बताइए कि ये किधर जाएगा? अरे कैसे ऊपर जाएगा भाई? अगर आप प्रैक्टिकली जो आप अनुभव से आप जो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ना वही बताइए। आप कोई इक्वेशन मत लगाइए, आप बताइए अगर इसको हम ऐसे बहुत तेज फूकते हैं तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है हम फूकने जा रहे हैं, आया ऊपर? नहीं गलत बात है, पहले ऊपर आया, जब सामने पड़ा टकरा। देखिए 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 ऐसे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे, इधर देखिए, जिधर फूके उधर ही गया। ठीक, देखिए जिधर फूके उस तरफ आया, और जब आया तो ये सामने आ गया, तो फिर फूके तो नीचे आ गया। वो अलग बात है। इधर 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 इधर। अब देख कॉन्सेप्ट क्या है, सुनिए, इधर 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 देखिए। इधर जो एयर है वो शांत है, समझिए ध्यान से। हम इधर फूक रहे हैं, इधर एरिया शांत, इधर का वेलोसिटी ज्यादा एयर का, तो जिधर का वेलोसिटी ज्यादा उधर का प्रेशर कम, तो इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा। अच्छा, जिधर इधर प्रेशर ज्यादा इधर प्रेशर कम, तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर का फोर्स ज्यादा। ठीक, इसलिए बना ऊपर उठ रहा है। एक बात क्लियर हुआ। अब आते हैं एक जो हम लोग घर पर टीन सेट लगाते हैं, टीन सेट लगा हुआ है। ये इधर इधर वॉल है सर, इमेजिन कर लीजिए वॉल है, ये टीन सेट है। बहुत तेज हवा ऊपर से फ्लो करता है, तो कहते हैं कि हवा उड़ा ले गया। हवा क्या कर ले गया? हवा कभी नहीं उड़ाता। अब आते हैं कॉन्सेप्ट इधर। अब देखिए, अंदर घर था, रूम था, शांत है, एयर शांत है। यहाँ से तेजी से हवा बने से तेजी से हवा चल रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? ज्यादा। जिधर वेलोसिटी ज्यादा इधर प्रेशर कम है, और इधर शांत हवा है, तो प्रेशर ज्यादा। तो जिधर प्रेशर ज्यादा होता है उधर फोर्स होता है। मतलब कहने का यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ हवा नहीं उड़ाया, यहाँ हवा नहीं उड़ाया, प्रेशर का जो डिफरेंस था उसके वजह से उड़ा। ठीक, ट्रेन बहुत तेज पास कर रहा है, हम पास में ऐसे हैं, आप देखिए बोलते हैं कि ट्रेन अगर बहुत तेज जाए तो उसके सामने नहीं होना चाहिए, तो खींच लेता है। ठीक है, कैसे खींचता है? ट्रेन तेजी से आया तो इधर का जो हवा, इस साइड का हवा वो तेज, इधर का हवा क्या है? कम। अब यहाँ कॉन्सेप्चुअली रिलेट करिए, नहीं हंसने में सब गायब हो जाएगा, सब गायब होगा। इधर हवा ज्यादा, इधर हवा कम, तो इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर। अच्छा, जिधर प्रेशर ज्यादा वही धक्का देगा, तो इधर की तरफ प्रेशर ज्यादा, नहीं इधर ही था भाई। देखिए ट्रेन आगे था, तो ट्रेन के साथ साथ हवा भी तेज चलता है, तो इधर का प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा, इधर धक्का देगा तो हम इधर गिर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल। बॉल को हम लोग ऐसे स्विम कराते हैं, तो होता क्या है कि जब बॉल स्विम करता है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, तो जिधर ये स्विम करता है उधर तो एयर फास्ट चलेगा उसके साथ, लेकिन इधर मुड़ रहा है, ये बॉल इधर मुड़ रहा है, तो इधर का जो हवा होगा वो साथ नहीं चल पाएगा, अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब जा इधर रहा है, मान लेते हैं जा इधर रहा है, तो हवा ऐसे मान लेते हैं, तब तो उल्टा हो जाएगा ना, इधर हवा मान लीजिए, इधर मतलब बॉल ऐसे जा रहा है,
बॉल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल हम ऐसे फेंकेंगे तो हवा ऐसे जाएगा। तो रिस्पेक्ट की बात है ना कि किसकी रिस्पेक्ट में बोलना है। तो यहाँ पर जब बॉल ऐसे फेंकेंगे तो हवा ऐसे जाएगा। तो अगर वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इधर तेज स्पीड जाएगा हवा, इधर कम स्पीड से हवा जाएगा, क्योंकि वो रोकने की कोशिश करेगा अपने घूमने की वजह से। तो यहाँ एयर स्लो, तो देखिए जिधर फास्ट होगा उधर का प्रेशर कम और जिधर स्लो एयर होगा वहां का प्रेशर ज्यादा। तो बॉल ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, कितने एग्जांपल हो गए? 4। पांचवा एरोप्लेन की बात करते हैं। एरोप्लेन में क्या होता है कि ऐसे है, यही बना होता है एरोप्लेन का, लगभग वो डिजाइन होता है। ठीक, एरोप्लेन डिजाइन होता है ना। क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इधर पूरा हॉरिजॉन्टल होता है, इधर कर्व होता है। तो जिधर कर्व होता है उधर से उसी हवा को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है एज कंपेयर टू कि इधर जो हवा पास करेगा। ठीक है, अच्छा, जिधर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और पहुंचना दोनों को साथ में ही है। जैसे हवा यहां से इस तरीके से फ्लो कर रहा है विंड, तो यहां पर मिलेंगे भी साथ में, उसी बीच में पूरा एरोप्लेन जो है वो इस तरीके से चल रहा है आगे की तरफ। अब बताइए उसको यहां से यहां एक टाइम पहुंचना है। यहां से हवा, जैसे यहां से हवा बढ़ गया, यहां से हवा बटा, ठीक, हवा बढ़ करके फिर यहां मिलना है। एक तो हवा सीधे जा रहा है ऐसे, एक हवा घूम के जा रहा है, और दोनों को जा करके मिलना है ऐसे। अब देखिए किसको तेज चलना पड़ेगा? पक्का है? नहीं, इधर ज्यादा डिस्टेंस है तो तेज चलेगा तभी तो उसी टाइम पे पहुंच जाएगा। अच्छा, तो इधर का हवा ज्यादा, इधर का हवा कम, जिधर का हवा तेज चलेगा उधर प्रेशर कम, और इधर हवा धीरे धीरे जा रहा है तो प्रेशर ज्यादा। इधर से प्रेशर ज्यादा, इधर से प्रेशर कम, तो इसको ऊपर उठा देगा। हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट इसी बेस पर चलता है। जो एरोप्लेन है उसमें कॉन्सेप्ट यही होता है, जब ऊपर जाता है वो तेज जब फ्लो करता है ना जाता है, उसके पहले तो हम लोग फैन में लगा करके उसको बैलेंस करते हैं, उसको टर्निंग का काम करते हैं। जो इधर इधर दोनों फैन लगा होता है, खुलता बंद होता रहता है, आप कभी देखे होंगे तो उसका एक्टिविटीज देखिए, तो वो उसका डायरेक्शन चेंज करने काम करता है। लेकिन उसको उड़ाने काम कौन करता है? जो प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक और ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे बहुत तेज हवा हम ऊपर की तरफ से थ्रो कर रहे हैं। ठीक, बहुत तेज। तो अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बहुत तेज हवा ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये एक कोनिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म में जाएगा। अगर इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो एयर बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई भी बॉल बीच में आया, हल्का रहा अगर वो बॉल, ज्यादा वजन तो जहां से हवा से थ्रो करवाना है फिर उसके अंदर चला जाएगा, वो वाला बात है। वो नहीं, हल्का बॉल रहेगा अपनेगा, इसके बीच में बॉल आया तो फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में हवा बाहर ऐसे जा रहा था ना, उसी में रहेगा, वो बॉल नहीं बाहर निकलता। प्रैक्टिकली भी जितने बातें बोल रहे हैं सब प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं अवेलेबल है, जो बातें बोल रहे हैं सब प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अवेलेबल है। इसका कारण क्या है? जब हवा तेज, इधर की तरफ हवा कम, कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में हवा को थ्रो किया जा रहा है, इधर एक फ्लो कम तो प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे तेजी से हवा फ्लो कर रहा है, तो जब हवा तेजी से तो प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा, तो उसको बाहर निकलने नहीं देता। वो कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर उसी में वो डांस करता है। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया सब आगे